everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. Students, from this video we are going to start our new chapter. It is Key Concept and Issues since 1991, Globalization. So this is our second chapter. We have studied the changes that took place in the world after 1991. We read about the changes that took place in Eastern Europe in 1989, the Kuwait crisis of 1990 and the disintegration of Soviet Union in 1991. So हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर के फ्लो में ही रहेगा हमारा सेकंड चैप्टर. सो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे 1990 के बाद 1991 के बाद क्या चेंजेस नोटिस किए गए वर्ल्ड में. हमने पढ़ा कि कैसे ईस्टर्न यूरोप, जब बर्लिन वॉल गिरी तो कैसे ईस्टर्न यूरोप में चेंजेस हुए. कुवैत क्राइसिस जो 1990 में हुआ उससे क्या इफेक्ट हुआ. डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन का जब हुआ वो भी हमने पढ़ा, और उसके बाद कैसे कैसे चेंजेस दुनिया में देखने मिले, क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने मिले, वो भी हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिया है. इट वॉज ड्यूरिंग द कुवैत क्राइसिस दैट द टर्म न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वॉज यूज टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर. कुवैत क्राइसिस जो था वो एक्चुअली ईरान और इराक के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, बट बीच में कौन पिसा, वो था कुवैत. सो दैट्स व्हाई दिस कॉन्फ्लिक्ट इज नोन एज अ कुवैत क्राइसिस. तो जो ईरान इराक का कॉन्फ्लिक्ट था उसके वजह से कुवैत बीच में फंसा, और कुवैत के वजह से इंडिया में ऑयल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस वो बढ़ गए. कैसे? क्योंकि कुवैत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, इस वजह से इंडिया के ऑयल प्राइसेस राइज हो गए. तो ये था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. इसके बाद जो है इसको टर्म दे दिया गया. आफ्टर द कुवैत क्राइसिस वर्ल्ड में एक टर्म इंट्रोड्यूस कराया गया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि एक जगह अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उससे दूसरे जगह भी इम्पैक्ट हो रहा है. So it was known as New World Order. After the disintegration of Soviet Union, two terms came to be used: post-Soviet world and post-Cold War era. All these three terms focused on the political and security situation that evolved after 1991. Which three terms? New World Order, post-Soviet world order and post-Cold War era. These are the three terms which focused on the political and security situation that evolved after 1991. 1991 के बाद तीन टर्म्स हमें देखने मिले जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन की तरफ फोकस करते हैं. फर्स्ट टर्म है हमारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सेकंड टर्म है हमारा पोस्ट सोवियत वर्ल्ड, एंड थर्ड टर्म है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा. इसके बाद 1990s, इन अर्ली 1990s अनदर टर्म स्टार्टेड टू बी यूज्ड. एक नया टर्म हमें देखने मिला. द टर्म वाज ग्लोबलाइजेशन. Unlike the earlier terms, the term globalization was broader based. टर्म ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू दीज थ्री टर्म्स, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, पोस्ट सोवियत वर्ल्ड एंड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा. इनके कंपैरिजन में ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर बेस्ड टर्म है. यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल बिलीव्स, पॉलिटिकल थॉट्स, टेक्नोलॉजी, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज एज वेल. सो दी ऑल द थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस टर्म विच इज ग्लोबलाइजेशन that took place in the world after 1991. Today we use the term globalization to describe the post Cold War era. स्टूडेंट, आपकी टेक्स्ट बुक में ये बताया जा रहा है कि इन अर्ली 1990s में ग्लोबलाइजेशन हमें देखने मिला, बट इट्स नॉट टोटली एक्यूरेट. क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन दुनिया में 10,000 BC से देखा जा रहा है. आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखा है आप वो पढ़िए, इट्स ओके. लेकिन for general knowledge, for your general understanding, I would like to share you some facts about the globalization जो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, बट आई थिंक इट्स रियली नेसेसरी टू शेयर इट विद यू ऑल. सो हियर वी गो. ग्लोबलाइजेशन के स्टूडेंट 4 फेजेस हैं. कितने फेज हैं? 4 फेज में ग्लोबलाइजेशन जो है वो हम जानेंगे अभी, जल्दी जल्दी, क्विकली. तो जो फर्स्ट फेज है स्टूडेंट, फेज 1 जिसे कहते हैं, उसका पीरियड है 30,000 BC से 10,000 BC तक. ठीक है. फेज 1 को कहते हैं ह्यूमनाइजिंग द ग्लोब. ये फेज जो है वो उसे कहते हैं ह्यूमनाइजिंग द ग्लोब. क्यों इसे ह्यूमनाइजिंग द ग्लोब कहते हैं मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ. क्योंकि जो एंशियंट पीरियड था, स्टूडेंट, उस टाइम का, उस जमाने का, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज काफ़ी देखे गए हैं. क्लाइमेट चेंज की वजह से जब इंसान ट्रैवल करता था एक कॉन्टिनेंट से, वो दुनिया के किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाता था जहां उसको कंफर्ट मिलता था, तो वो एक ट्रैवल होता था. ठीक है. तो ये भी एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन हुआ. वाई? बिकॉज द पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये इंसान सिर्फ फिजिकली तो ट्रैवल करेगा नहीं,
ये इंसान फिजिकली तो सिर्फ ट्रैवल करेगा नहीं, ऑब्वियसली ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा तो उसके साथ उसका जो है बिलीव्स, उसके सोशल एंड कल्चरल चीज़ें, हर चीज़ उसके साथ ट्रैवल करेंगी दूसरी जगह पे। तो ऐसे ही जो फेज वन था ह्यूमनाइजिंग द ग्लोब, उसमें लोग यहाँ से वहाँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता था, जब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोग किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जहाँ उन्हें कंफर्ट मिलता था वहाँ वो ट्रैवल करते थे, तो वहाँ पे कोई रेडीमेड फूड तो मिलता नहीं था उस जमाने में, तो वो लोग खुद अपना एग्रीकल्चर करते थे, खुद प्रोडक्शन करते थे, जो चीज़ें वो खाते थे वो वहाँ पे भी जाकर वही चीज़ें, उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढते थे या खुद प्रोड्यूस करते थे और खाते थे और उसको कंज्यूम करते थे। ऑब्वियसली बेचते नहीं थे, कंज्यूम करते थे, क्योंकि उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था, उस टाइम पे मनी सिस्टम था नहीं, लोगों को पैसे की ज़रूरत नहीं रहती थी, सो दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस दे ओन एंड दे कंज्यूम। वो खुद का कंजप्शन करते थे, खुद की चीज़ों का। तो ये था फर्स्ट फेज, इसे भी ग्लोबलाइजेशन में ही काउंट करेंगे। सो फेज वन, ह्यूमनाइजिंग द ग्लोब, ये था हमारा फर्स्ट फेज। उसके बाद आता है स्टूडेंट हमारा सेकंड फेज, जो हमने देखा नियोलिथिक एज में, जहां पे एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। फेज टू को कहते हैं लोकलाइजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी को लोकलाइज करना, लोकलाइजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, ये है फेज टू ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये किस ईयर में हमने देखा? 10,000 बीसी से 820 सीई तक, ये इसका पीरियड था। यहाँ पे जो एंशियंट सिविलाइजेशन थे, जो 7 फेमस सिविलाइजेशन है, इराक, ईरान, टर्की, इजिप्ट, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ग्रीस, इटली, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन, इराक की काफ़ी सिविलाइजेशन, बार्टर सिस्टम देखा है। मार्केट जब लगती थी तो लोग वहाँ, जो ट्रैवलर्स थे, जो राजा महाराजाओं से, किंग क्वीन से जो मिलने आते थे, या जो किसी भी कोई दूसरी कंट्री में जाते थे, लेकिन उनके रास्ते में जब ये दूसरी कंट्री मिलती थी तो वहाँ पे वो रेस्ट करते थे, रहते थे, तो वो मार्केट विजिट करते थे, मार्केट से चीज़ें लेते थे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस टाइम पे भी था। इराक की कालीनें, ईरान की कालीनें इंडिया आती थी, इंडिया के मसाले वहाँ जाते थे। तो ये चीज़ें हमें फेज टू में देखने मिली, जो 10,000 बीसी से स्टार्ट हुआ और 1820 सीई तक रहा। सो दिस वाज अ फेज टू, लोकलाइजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। उसके बाद आता है फेज थ्री, जिसका पीरियड है 1820 सीई टू 1990। ये है हमारा फेज थ्री, which is known as globalizing the local economy। लोकल इकोनॉमी, अभी हमने पढ़ा लोकलाइजिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, अब हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजिंग द लोकल इकोनॉमी। यानी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 1820 में, 18 सेंचुरी में, जब ब्रिटिश हम पर रूल करते थे, उस टाइम की बात है ये, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो इंडिया में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी वो ब्रिटिश ने खत्म करा दी थी, है ना, और उन्होंने इंडस्ट्रीज सेटअप की थी। जो पुअर थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इंडस्ट्रीज सेटअप करा दी थी, जो बिकता था इंडियन मार्केट में वो बिक जाता था, और जो बचता था वो ये लोग एक्सपोर्ट कर देते थे अपने ब्रिटेन में वाया सी रूट। तो ये भी क्या है, एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन ही कहलाते हैं इसे। गुड्स यहाँ से वहाँ मूव होते थे, प्रोडक्शन होता था, कंजप्शन होता था, मार्केट रहती थी, पैसे मिलते थे। सो दिस वाज द फेज थ्री, ग्लोबलाइजिंग द लोकल इकोनॉमी। उसके बाद आता है स्टूडेंट हमारा फेज फोर, ग्लोबलाइजिंग फैक्ट्री जिसे कहते हैं। और जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि अर्ली 1990s में ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है ग्लोबलाइजेशन का एक्चुअली में फेज फोर। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई तो जो फेज थ्री था वो फेज फोर में शिफ्ट हुआ। आईसीटी रिवॉल्यूशन, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन था, उसने रेडिकली हर चीज़ के कॉस्ट को कम कर दिया। अब हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं, अब इंटरनेट है, अब टेक्नोलॉजी है, अब फ्लाइट्स हैं, अब ट्रेन्स हैं, अब हम इजीली यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। अब अब मैं ऑनलाइन मोबाइल में कोई चीज़ देखती हूँ, वेदर इट्स फ्रॉम यूएसए, इट्स फ्रॉम यूके, वेदर इट्स इन डॉलर और यूरो, अब वो चीज़ मैं देखती हूँ और मैं ऑर्डर करती हूँ तो वो मेरे डोर स्टेप पे आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? सो दिस इज द फेज फोर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो प्रेजेंट में है हमारे पास। 1990 से लेके आज तक का जो फेज है वो है ग्लोबलाइजेशन, हमारा फेज फोर है उसका। तो ये है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन, वो है फेज फोर एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन का। तो हमने पढ़ा ह्यूमनाइजिंग द ग्लोब, जब लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे, ये फेज वन है। उसके बाद हमने पढ़ा
लोकलाइजिंग ग्लोबल इकोनॉमी। उसके बाद हमने पढ़ा थर्ड फेज, ग्लोबलाइजिंग लोकल इकोनॉमी, और थर्ड फेज था लोकलाइजिंग ग्लोबल इकोनॉमी। उसके बाद है हमारा फेज 4 जो अब हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा ग्लोबलाइजिंग फैक्ट्रीज। ये है फोर्थ फेज, जिसे कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली यही है, बट ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में बहुत टाइम से है, जब से लोग हैं यहाँ पे, जब से लोगों की नीड्स और ज़रूरतें हुई हैं, तब से ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। इट्स नॉट एग्जिस्टेड फ्रॉम 1990s, इट एग्जिस्टेड फ्रॉम लॉन्ग टाइम अगो। सो ये आपकी बेसिक जनरल नॉलेज हो गई। तो आइए देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है। When we talk of globalization, we say that the world has become more interconnected. True. जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो गया है। मतलब हर एक कंट्री, हर एक देश एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड हो गए। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैव हेल्प्ड द इंटरकनेक्टिंग। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के वजह से ही इतना ईजी हुआ है ये इंटरकनेक्टेडनेस। For example, online application can be made for admission to any college or university abroad. अब मुझे किसी कॉलेज में ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मैं दुनिया की किसी भी कॉलेज में अपने घर बैठे मैं अप्लाई कर सकती हूँ। ये आसानी हुई है। सिमिलरली मोबाइल कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस कैन बी मेड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वेरी ट्रू। चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन इकोनॉमिक एंड ट्रेड। इकोनॉमी और ट्रेड में भी काफ़ी चेंजेस ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमें देखने मिले हैं। बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई हैं और फास्ट हो गई हैं। इंडियन फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर एक्सपोर्टेड टू यूरोप एंड अमेरिका। हमारे इंडियन फूल और फ्लावर्स जो हैं वो यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाए जा सकते हैं। वेरियस कंज्यूमर गुड्स फ्रॉम यूरोप, अमेरिका और चाइना आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में दुनिया की हर कोने की चीज़ें हमें मिल सकती हैं। इट्स वेरी ट्रू। ये सब किसके वजह से मुमकिन हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। Globalization has increased the interconnectedness among countries and people. Events in one part of the world have impact on the other part. एक दुनिया के किसी भी कोने में अगर कुछ हो रहा है तो वो चीज़ दुनिया के दूसरे कोने को भी इम्पैक्ट कर सकती है। दिस इज ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट्स, जैसे कि फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट हुआ था इंडिया में। वो प्रोटेस्ट किए किसने? इंडियन फार्मर्स ने। बट उसका इम्पैक्ट सारी दुनिया में हुआ। व्हाई? बिकॉज इंडिया के फूड ग्रेन्स वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं। लोग ये कहते हैं कि जो अनाज उगाता है हम उसको सपोर्ट करेंगे। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने भी ट्विटर पे आके, जो इंडिया के बारे में शायद ही बहुत कम जानते हो, वो लोग भी आकर उन्होंने भी ट्वीट किया। जो इंटरनेशनल सेलेब्स हैं, लोगों ने दुनिया के हर कोने में प्रोटेस्ट किया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कोई भी इवेंट किसी एक पार्ट में अगर हो रहा है दुनिया के, तो वो दूसरे पार्ट को भी इम्पैक्ट करता है। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे इंटरकनेक्टेडनेस है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की नहीं जमती है, एंड इंडिया को अगर कोई एक्शन लेना है, इंडिया को अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लेना है तो वो बहुत सोचती समझती है। बहुत ही समझ के लोग एक्शन लेते हैं। वाई? क्योंकि हम खुले आम लड़ाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान का रशिया के साथ अच्छा रिलेशन है, पाकिस्तान का चाइना के साथ है दोस्ती, पाकिस्तान को यूएसए सपोर्ट करता है। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पे डायरेक्टली कोई हमला किया या कोई भी एक्शन लिया या कोई भी ऐसा डायलॉग उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए, डाउनग्रेड करने के लिए बोला, तो ये सारे उसके दोस्त उसके सपोर्टर्स बन जाएंगे और इंडिया के दुश्मन बन जाएंगे। इंडिया की चीज़ें बैन करने लगेंगे। को इंडिया के लिए सारी सिचुएशन वो लोग डिफिकल्ट बना देंगे। तो ये है इंटरकनेक्टेडनेस। इसलिए लोग सोच समझ के, हर कंट्री सोच समझ के हर डिसीजन लेती है। क्यों? क्योंकि किसकी दोस्ती किसके साथ है ये भी एक कंट्री को इम्पैक्ट कर सकती है। One argument is that interconnectedness has increased. The importance of state structure has not declined. In fact, the concept of nationalism is still very much alive. जैसे कि इंटरकनेक्टेडनेस इंक्रीज हो गई है, ठीक है। यूएसए के फूड चेन्स इंडिया में है, हम वहाँ के खाने खाते हैं, हम वहाँ के कपड़े पहन लेते हैं, हम वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। बट स्टिल इंटरकनेक्टेडनेस कितनी भी हो, हमारा जो नेशनलिज्म वाला फीलिंग है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है, वो अभी भी एकदम स्ट्रांगली अलाइव है।
हम अभी भी अपने नेशन को पहले रखते हैं और बाद में दूसरे नेशन को रखते हैं। तो जो नेशनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो अभी भी लोगों के दिलों में है और काफी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सम फील दैट द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी आर द की फैक्टर दैट हैव ब्रॉट द वर्ल्ड टुगेदर। कुछ को ये फील होता है कि जो इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी है उसके वजह से वर्ल्ड ज्यादा करीब हो गया है। They argue that the concept of sovereignty and jurisdiction of states is now being challenged. जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया पाकिस्तान वाला मैंने एग्जांपल जो दिया वो यहाँ पे परफेक्टली रखा जा सकता है कि जो सॉवरेनिटी है और jurisdiction है वो अब चैलेंज हो गया है। अब वो अब चैलेंज हो गया है। क्यों चैलेंज हो गया? हमारे डिसीजन अब किसी की फ्रेंडशिप और किसी के टाइज पे डिपेंड करता है। अगर हमें पाकिस्तान के ऊपर कोई डिसीजन लेना है तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका कनेक्शन किसके किसके साथ है और उसका इम्पैक्ट। तो हमारी जो सॉवरेनिटी है, हमारा जो जुरिस्डिक्शन है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चैलेंज हो रहा है। ठीक है। There are others who give importance to the civil society and non-state actors. According to them, social movement cut across the state boundaries and focus on humanitarian problem of the people. अब social movement जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बाउंड्री में नहीं रहते हैं। जैसे मैंने फार्मर प्रोटेस्ट वाला एग्जांपल दिया, वो देश भर में कैसे फैल गया, वही यहाँ पे लिख रहा है कि वो ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स को एज अ होल देखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि वो किस कंट्री की प्रॉब्लम है, बट वो एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है तो इसलिए वो चीज को लोग उस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। सो दिस मच इज क्लियर स्टूडेंट। हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के कितने फेज हैं। हमने देखा कि फोर्थ फेज को हम पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली में, जो कि वो शुरुआत नहीं है। ग्लोबलाइजेशन तो कब से शुरू हो गया है, बट हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है कि अर्ली 1990 से ग्लोबलाइजेशन आया है। तो ठीक है, अर्ली 1990 से आया है, लेकिन वो फोर्थ फेज है ग्लोबलाइजेशन का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो चेंजेस अकर्ड हुए हैं ग्लोबलाइजेशन के द्वारा वो हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इश्यूज विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो रीड कर लीजिएगा आप पहले से, फिर हम अपने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। तो हमने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है एंड दिस इज दी पार्ट 2 ऑफ आवर चैप्टर 2, की कंसेप्ट एंड इश्यूज सिंस 1991 ग्लोबलाइजेशन। हमारे फर्स्ट पार्ट में हमने ग्लोबलाइजेशन क्या है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने जाना उसका मीनिंग कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली क्या है, और हमने काफी मिथ्स भी क्लियर करे विद रिगार्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम अपना डिस्कस करने वाले हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन के वजह से, आईसीटी रिवॉल्यूशन के वजह से जो चेंजेस और जो आसानी और जो ड्रॉबैक्स हमें देखे गए हैं अलग अलग एरियाज में, वेदर इट्स इकोनॉमिक एरिया, सोशल एरिया, आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल एरिया, जिस भी एरिया में चेंजेस देखे गए हैं हम अब वो डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में हम अपना इकोनॉमिक इशू डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन के वजह से इकोनॉमिक एरिया में क्या इश्यूज हुए हैं, क्या अकर हुआ है, इंपॉर्टेंट चेंजेस जो जो हुए हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इन इकोनॉमिक इशू इज फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंस कैपिटल। इन्वेस्टमेंट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। इंडस्ट्री नीड फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, जिनके वजह से एक्चुअली में किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ही देती हैं, और इनके वजह से जो हमारी कंट्री है, जो हमारा स्टेट है, वहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट होती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्रीज और कंपनीज को फाइनेंस की ज़रूरत होती है। कोई भी कंपनी है और उसका पोर्टफोलियो होता है, उसका प्लान होता है, उसकी पूरी प्रोफाइल होती है। जब वो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स या फॉरेनर जो कंट्रीज हैं, कंपनीज है, वो उसकी प्रोफाइल देखते हैं, लोग प्रपोज करते हैं कि समझो ये मेरी कंपनी है, मैंने प्रपोजल किया फॉरेन कंट्रीज में कि ये मेरी कंपनी है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मेरे आने वाले 5 या 2-3 साल के प्लान्स हैं। तो अगर वो कंपनीज को ये मेरे पोर्टफोलियो, मेरा प्रोफाइल अगर उन्हें प्रॉफिटेबल लगता है तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो स्टेक्स खरीदते हैं, वो शेयर्स खरीदते हैं, और जब उनका इन्वेस्टमेंट होता है तो कंपनी के पास फाइनेंस जनरेट होता है, और विद द हेल्प ऑफ दैट फाइनेंस वो अपनी कंपनी को और आगे लेके जाते हैं। सो ये है इन्वेस्टमेंट का रोल। जब कोई भी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में होती है तो उसकी वजह यही है, और जब वो कंपनी प्रॉफिट करती है तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जितने उनके शेयर्स हैं या स्टेक हैं, उसके हिसाब से वो भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं कंपनी के साथ साथ।
So investment are done by both government and private sector. गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट कंपनीज भी इन्वेस्ट करती हैं, और प्राइवेट सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी. Today you may have read about the Indian companies are investing in foreign countries. Private companies like Tata, Reliance, etc. have not invested not only in India but in various industries in America, Europe, Africa, and other places. Even government companies like ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, have made investment abroad. Similarly, a lot of foreign companies are investing in India. स्टूडेंट्स, टाटा और रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में तो इन्वेस्ट करती ही हैं, लेकिन वो फॉरेन कंट्रीज में भी अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं. और जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो भी हमारे कंपनीज में, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं. जैसे कि रिलायंस, रिलायंस में जो रिलायंस ऑयल एंड गैस वाली कंपनी है उसमें सऊदी अरामको ने, जो एक बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैसेस, उसने इन्वेस्टमेंट किया है. अराउंड 20% ऑफ द स्टेक उन्होंने रिलायंस कंपनी का खरीदा है. एंड विद दैट रिलायंस जो है वो आज के दिन में मतलब लीडिंग कंपनी है, लीडिंग कंपनी में से एक है कि जिसके पास इतना बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है. अराउंड $75 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ यही एक कंपनी से है उनके पास. ये सऊदी की कंपनी है ऑयल एंड गैसेस की, जिसने RIL में इन्वेस्ट किया है और 20% स्टेक लिए हैं. एंड विद दैट इन्वेस्टमेंट $75 बिलियन का फ्लो आ रहा है उनके पास. तो ये बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इंडिया में आज की. ONGC जैसी कंपनीज जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, जिसको लीड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी कंपनीज भी फॉरेन कंट्रीज में अपने प्रोजेक्ट्स को चलाती हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट करती हैं. 15 कंट्रीज में ONGC ने इन्वेस्ट किया. ONGC की एक ब्रांच है OVL, ऑयल एंड गैस विदेश लिमिटेड. VL का फुल फॉर्म है विदेश लिमिटेड. और इस ब्रांच से, इस कंपनी से जो है अलग अलग कंट्रीज में स्टेक खरीदे गए हैं. अजरबैजान में 2 प्रोजेक्ट्स हैं ONGC के. ऐसे कर करके 15 कंट्रीज में टोटल ONGC के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं विद ब्रांच ऑफ OVL. अजरबैजान में 2 प्रोजेक्ट हैं, बांग्लादेश में 2 प्रोजेक्ट हैं, ब्राजील में, कोलंबिया में, ईरान में, इराक में, लिबिया, म्यांमार, रशिया और भी कंट्रीज हैं. टोटल 15 कंट्रीज हैं जहां ONGC के प्रोजेक्ट्स हैं. सो इससे हमें पता चलता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम भी करते हैं और फॉरेन की कंट्रीज हमारे कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करती हैं. तो हमने इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट तो बहुत पढ़ा स्टूडेंट, कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं. आगे यहाँ पे लिखा है, आगे हम जाते हैं तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आता है, कंज्यूमर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आता है ना. तो आइए पहले जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स के होते हैं. स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं. फर्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विच इज नोन एज FDI, जो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होता है. अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, जो टोटल FDI है, जो टोटल FDI का फ्लो है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो है हमारी कंट्री में पिछले 21 साल से, वो है, यानी 21 साल की अगर हम बात करें अप्रैल 2000 से मार्च 2021 तक का अगर हम बात करें इनफ्लो अपना देके कि फॉरेन से कितनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में हुई है, तो वो है स्टूडेंट $763.5 बिलियन. ये हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है सिंस लास्ट 21 ईयर्स. हमारी मेन जो इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट वो 2013 से वो ज़्यादा एक्सेलरेट हुई है. जो 50% ऑफ द हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 2013 से एक्सेलरेट हुई है. वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के द्वारा 2020 में यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. उसमें कहा कि जो इंडिया है वो नाइन्थ लार्जेस्ट रिसिपेंट है ऑफ FDI इन 2019 में. यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में इंडिया को 9th पोजीशन मिली और लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विथ $51 बिलियन ऑफ इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर. मतलब हर साल $51 बिलियन का इनफ्लो हमारे कंट्री में रहता है. ऑफ व्हाट? ऑफ फॉरेन डायरेक्ट investment. So this is the first type of investment which we have learned today. Investment is FPI,
इट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट, फॉरेन एंटिटीज और जो नॉन रेजिडेंट है इंडियन सिक्योरिटीज के, वो शेयर्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका इंटेंशन मेनली होता है टू इंश्योर अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन इंडिया एट एन इन्वेस्टमेंट दैट इज लोअर देन एफडीआई। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई से कम हो। एफडीआई बड़ी इन्वेस्टमेंट है बिकॉज वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफपीआई उससे लोअर है, तो इसलिए, और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, तो इसलिए फॉर ये एफपीआई जो है वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं फॉरेन कंट्रीज। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। थर्ड है हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफ आई आई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं वो आता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में करते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन एंटिटीज के द्वारा होती है इन सिक्योरिटीज, रियल प्रॉपर्टी एंड अदर इन्वेस्टमेंट एसेट। इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्लूड होती है म्यूचुअल फंड कंपनीज में और एक्सेट्रा। तो ये है हमारे तीन टाइप्स के इन्वेस्टमेंट, एफ डी आई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफ पी आई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड एफ आई आई जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। आई होप दिस मच इज क्लियर। द इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस इन बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंज्यूमर सेक्टर। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है वो है एफ आई आई। जो कंपनीज में होता है, जो शेयर्स और स्टेक में होता है, वो होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जो डायरेक्टली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और उस पे होता है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। Foreign companies have invested in building airports, nuclear power plants, etc. in India. सिंगापुर का इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है हमारी कंट्री में, अराउंड $17 बिलियन है। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सिंगापुर जो है वो काफ़ी इन्वेस्ट करती है इन इंडिया। दे हैव ऑल्सो इन्वेस्टेड इन कंज्यूमर फूड सच एज मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, पिज्जा हट एक्सेट्रा। Prior to 1990s, such investment were rare. 1990 से पहले ऐसे इन्वेस्टमेंट रेयर थे। क्यों? क्योंकि आईसीटी इतना एडवांस नहीं था, टेक्नोलॉजी हमारी इतनी एडवांस नहीं थी। सो आफ्टर द आईसीटी रिवॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के बाद 1990s से हमारा ग्लोबलाइजेशन एक्सेलरेट हो गया है। इसलिए जो इंटरकनेक्टेडनेस है हमारे बीच, हमारे कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट के बीच, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है बिकॉज ऑफ आईसीटी रिवॉल्यूशन। आर ग्लोबलाइज्ड सोसाइटी हैज़ बीन एक्सेलरेटेड। तो उससे पहले हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट जो है बहुत कम देखने मिलते थे। देयर यूज्ड टू देयर यूज टू बी सेवरल गवर्नमेंटल रूल्स दैट मेड इन्वेस्टमेंट डिफिकल्ट। बहुत गवर्नमेंट रूल्स होते थे, जैसे हम अपने कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं। एलपीजी रिफॉर्म से पहले हमारे हर चीज़ जो थी वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में। एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद हमारी इकोनॉमी ज़्यादा ओपन हो गई, खुलने लगी। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हद से ज़्यादा कम कर दी गई एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही मेंशन कर रहा है कि हर कंट्री में बहुत सारी गवर्नमेंटल रिस्ट्रिक्शंस होती थी, रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, जिससे जो था ये इन्वेस्टमेंट वाला प्रोसेस था वो काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका था। सो ये अब बदल चुका है। फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल जो पॉइंट है हमारा, इस चेंज को, जो चेंज हुआ है, जो इन्वेस्टमेंट इतना इजी हुआ है, इस चेंज को ही कहते हैं फ्री फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। की जो फाइनेंशियल कैपिटल का फ्लो है वो फ्री कर दिया गया। दिस फ्लोज दिस कैपिटल फ्लोज बोथ वेज, फ्रॉम इंडिया टू फॉरेन कंट्रीज एंड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू and from foreign companies into India. India is a developing country. It needs financial investment in industry for its development. India एक डेवलपिंग कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्री की कंपनीज में फाइनेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के लिए भी फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कंपनीज में फाइनेंस होगा, कंपनी आगे बढ़ेगी, उसकी ब्रांचेस बनेगी, उसमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो एक डेवलपमेंट कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। There are limitations to domestic financial investment in India, therefore, foreign investment is always welcome. We must also remember that this investment in infrastructure sector is more important than that in the consumer sector. Real development will take place with building of communication network through road, rail, water and air travel. So यहाँ पे कह रहा है कि जो infrastructural investment है वो ज़्यादा होनी चाहिए, वो इंडिया के लिए ज़्यादा important है, ताकि हमारी कंट्री डेवलप्ड हो। रोड, रेल, वाटरवेज, एयर ट्रैवल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा डेवलप्ड होनी चाहिए रादर देन द कंज्यूमर सेक्टर में। कंज्यूमर सेक्टर में हमें अपना ही जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है वो ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, बट वी आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फॉरेन ब्रांड्स, दैट्स अ सैड रियलिटी दो। सेकेंड पॉइंट है हमारा चेंज इन द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड। Several changes that have taken place in the approach to trade since 1990s. So 1990s के बाद ट्रेड में जो चेंजेस नोटिस किए गए हैं वो हम पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में International trade was governed by rules and regulation under the General Agreement on Tariffs
and Trade, which is known as General Agreement on Tariffs and Trade, GATT, since 1948. 30th October 1948 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड के ऊपर था. The General Agreement on Tariffs and Trade is a legal agreement between many countries whose overall purpose was to promote international trade by reducing or eliminating trade barriers such as tariffs and quotas. So जो बहुत सारी कंट्रीज थी, बाहर की फॉरेन कंट्रीज थी, वो मिलकर उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और उनका मकसद यही था एग्रीमेंट का कि जो हमारे बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, अब हमारे बीच में जो ट्रेड होगा उसमें जो है टैरिफ्स और कोटास जो है, जो फीस रहेगी आने जाने की, वो कम लगेगी ताकि हमारा बेनिफिट ज़्यादा हो और नुकसान कम. तो ये एग्रीमेंट जो था वो रिप्लेस हो गया. आइए पढ़ते हैं. इन 1995 GATT was replaced by वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. देखो, ट्रेड के ऊपर कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था. ये एक पहला एग्रीमेंट था जो ट्रेड के ऊपर बना था, लेकिन कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था स्पेसिफिक उसके लिए. बट इन 1995 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश हुआ. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक लौता ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन को डील करता है अमंग द नेशंस. सो WTO जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ट्रेड. ये नेशंस को उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, और जो नेशन उस रूल्स को सही से फॉलो नहीं करता है तो वो उस पर फाइन भी लगती है. सो ये हर चीज़ विद रिगार्ड ऑफ ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, हर चीज़ WTO देखता है. पहले ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था. पहले कंट्रीज ने मिलकर एक एग्रीमेंट बस अपने बीच में साइन किया था कि हाँ हम इतनी कंट्रीज हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा, बस ऐसा था पहले. World Trade Organization is an international body whose purpose is to promote free trade by persuading countries to abolish import tariffs and other barriers. तो restriction को कम करना, रुकावटों को कम करना, ये काम है WTO का. It promotes free trade agreements, settle trade disputes between governments and organize negotiation. So जो भी dispute होती है with regard of trade वो भी WTO ही handle करता है. So ये हो गया हमारा point clear. B point is trade is normally done in commodities. ट्रेड हमेशा commodities के बीच में होता है. कोई चीज मेरे यहाँ से दूसरे कंट्री में जा रही है, दूसरे कंट्री से मेरे कंट्रीज में आ रही है, सो ये commodities ही होती हैं जो आती जाती हैं. These can be commodities like iron, ore, coal, oil, or such perishable commodities like fruits, flowers, seeds, etc. In 1990s, the scope of the term trade widened and we talked of trade in service. Thus, banking, insurance, etc. 1990 से trade का term भी काफी broad हो गया है. Even banking, insurance, and etc. All these are come into, all the services are also come into trade. Were services, and they were also looked as a matter in which trade can be done. Today, we talk of trade in intellectual property. This include copyrights, trademark, and patents. ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कुछ एग्जांपल्स. जैसे अमूल, अमूल को कोई चुरा नहीं सकता, अमूल का नाम अमूल ही है और उसका उसके पास ट्रेडमार्क है. मैकडोनल्ड, गूगल, नाइकी, वाडीलाल, ये हमारी है, ये दो, बाकी ये फॉरेन है. सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. Another change that have occurred in the area of trade is the use of container cargo ship. अलग दूसरा चेंज जो 1990s के बाद वर्ल्ड में देखा गया ग्लोबलाइजेशन के वजह से, वो ये था कि जो ट्रेड है अब वो कंटेनर कार्गो शिप्स के द्वारा होता है. कंटेनर शिप्स वो इजीली ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स जो है, जैसे बड़े बड़े आयरन कोर ऐसे कमोडिटीज जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली कैरी कर सकता है. इसके लिए अलग स्पेशल पोर्ट्स हैं इंडिया में. फॉरेन में भी होंगी, इंडिया में भी इसके लिए स्पेशल पोर्ट्स हैं. 13 मेजर पोर्ट्स हैं जो ऐसे कार्गो शिप्स को रवाना करती हैं और वेलकम करती हैं, और 205 नोटिफाइड और माइनर या मतलब जो इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं वो है, मतलब ये 6 पोर्ट्स जो है स्टूडेंट न्यू मेगा पोर्ट्स हैं वो अभी डेवलपमेंट में है अंडर सगरमाला प्रोजेक्ट. जो सगरमाला प्रोजेक्ट है उसके अंडर अभी 6 न्यू मेगा पोर्ट्स का डेवलपमेंट जो है वो चल रहा है. तो कुछ पोर्ट्स के नाम मैं आपको बताती हूँ. कोचिन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, खंडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, ये कुछ हमारी पोर्ट्स हैं इंडिया की. तो कार्गो शिप्स के द्वारा अब ये चीज होती है और इसके लिए स्पेशल हमें पोर्ट का डेवलपमेंट करना पड़ता है. आई होप स्टूडेंट दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. थर्ड पॉइंट है हमारा, वो हमारा सेकेंड पॉइंट के 3 सब पॉइंट थे, A, B एंड C.
I hope that is clear to you all. Now we have come to our third point, rise of transnational companies. Transnational companies क्या होती हैं स्टूडेंट्स? जो कंपनीज बॉर्डरलेस होती हैं, जो कंपनीज का कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, वो कंपनीज हैं ट्रांसनेशनल कंपनी, यानी उनका कोई नेशन नहीं है, उनका कोई होम नहीं है। जैसे नेस्ले, जैसे हमारा यूनिलीवर, तो ये सारी कंपनीज हैं ट्रांसनेशनल कंपनीज। Until the 1990s, the government had lot of control on the economic sector. 1990s तक गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल था इकोनॉमिक सेक्टर पे, जैसा कि हम सब जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म क्यों आया, कैसे आया, और उससे पहले क्या हाल था हमारे इंडिया का। तो वही है कि इकोनॉमिक सेक्टर जो था वो काफ़ी गवर्नमेंट के दबाव में रहता था। देयर वाज अ लिमिटेड स्कोप फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ही लिमिटेड स्कोप था और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी प्राइवेट सेक्टर। अगर किसी को अपनी प्राइवेट कंपनी स्टैब्लिश करनी है तो उसे इतने गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन से गुजरना पड़ता था कि उसकी कंपनी सेटअप होते होते ही वो ठप हो जाती थी। ग्लोबलाइजेशन हैज़ चेंज द सिचुएशन, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिचुएशन काफ़ी बदल गई है। वी हैव सीन द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट कंपनीज। अब हमें प्राइवेट कंपनीज की ग्रोथ ज्यादा देखने मिल रही क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना इंटरेस्ट जो है वो कम कर दिया है। कंपनीज दैट यूज टू ऑपरेट विद इन द नेशन स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन फॉरेन लैंड्स। अब कंपनीज जो नेशन में तो ऑपरेट करती हैं वो फॉरेन नेशन में, फॉरेन लैंड में भी अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करती हैं। दे बिकेम मल्टीनेशनल कंपनीज। ऐसी कंपनीज को मल्टीनेशनल बोलते हैं कि वो एक नेशन में नहीं, हर नेशन में है। सो दीज आर नोन एज मल्टीनेशनल कंपनीज। और जो ट्रांसनेशनल कंपनीज होती है उनका कोई घर नहीं होता है, उनका कोई स्पेसिफिक नेशन नहीं होता है कि मैं यहाँ से हूँ तो मैं यहीं से हूँ। टुडे वी ऑल्सो सी द ग्रोथ ऑफ ट्रांसनेशनल कंपनीज। आज हमें ट्रांसनेशनल कंपनीज की ग्रोथ नजर आ रही है। दिस डेवलपमेंट इज मेनली इन द प्राइवेट सेक्टर। ऐसे डेवलपमेंट मेनली प्राइवेट सेक्टर में हमें देखने मिलते हैं। हाउ डज इट अफेक्ट द कॉमन पर्सन? अब आपने आइए वो रीड करते हैं। फर्स्ट इम्पैक्ट जो है वो लेबर मार्केट पे है। देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। फिर जो है वो अलग अलग कंट्री में ट्रैवल करते हैं, कंपनी उन्हें रिक्रूट करती है, कंपनी उन्हें हायर करती है, वेदर दे आर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। बहुत सारे लेबर जो है, इंडियन लेबर है, वो वेस्ट एशिया में है, अफ्रीका में है, यूएस में है, यूरोप में है। ऐसे लोगों के वजह से जो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ है वो इंक्रीज हो रही है। एम्प्लॉयमेंट जो है उन्हें मिल रहा है सर्विस सेक्टर के अंदर। वेरियस सर्विसेज लाइक केटरिंग, डिलीवरी, गुड्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा उन्हें प्रोवाइड की जा रही है। सेकेंड इम्पैक्ट हमें देखने मिला है स्मॉल इंडस्ट्रीज और शॉप्स पे। ग्लोबलाइजेशन का सेकेंड इम्पैक्ट जो है, ऐसे ट्रांसनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी के वजह से जो है हमारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उन्हें कंपटीशन एक्चुअली में फेस करना पड़ता है। अब कोई इंडियन मेकअप ब्रांड है, उसे छोड़ के आजकल हम लोग नेशनल जो इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड्स है, जो फेमस मेकअप ब्रांड्स हैं वो, तो इससे हमारी जो इंडियन मेकअप ब्रांड है उन्हें कंपटीशन और चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। शॉप्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज दैट आर एफिशिएंट आर एबल टू compete. For example, we have seen big grocery stores and malls in cities, but despite these, the small shopkeeper, vegetables, and fruit sellers continue to attract. This is because they provide the necessary service to the people. The third impact is on agriculture sector. Today, farmers are able to sell their goods directly to companies, multinational companies, and have brought in new technology. Yes, बहुत सारी new technology due to this globalization and ICT revolution हमारे farmers को मिली है। बहुत सारी technologies वो use करने लगे हैं, जिससे उनका जो process है of agriculture of growing crops वो उनके लिए आसान हो गया है और helpful हो गया है। New technology opened up markets for Indian agricultural products. For example, India export marine products, meat, rice, spices, cotton, fresh fruits and vegetables, sugar, coffee, groundnut, cashew, etc. ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन फार्मर्स बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज में, कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने मिले हैं इन इकोनॉमिक एरिया आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन सिंस 1990s। आई होप स्टूडेंट ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल इशू। सो इसे पहले से रीड करिए ताकि जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो। Stay tuned and see you in the Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. Student, this is our third part
ऑफ चैप्टर 2 सेकेंड पार्ट में हमने कवर किया हमारा इकोनॉमिक इश्यूज एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल इश्यूज जो हमें ग्लोबलाइजेशन के बाद देखने मिले। स्टूडेंट ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ग्लोबलाइजेशन दुनिया में बहुत पहले से था, जो हम पढ़ रहे हैं वो द मोस्ट रीसेंट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। सो कीप दिस इन योर माइंड, ग्लोबलाइजेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो अभी हम 1990s के बाद वाला पढ़ रहे हैं। सो इसका मतलब ये नहीं कि यही असली ग्लोबलाइजेशन है, ये मॉडर्न वर्ल्ड का ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, ये आप ध्यान में जरूर रखिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस हमने हमारे ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में कैसी है, आइए वो देखते हैं। द ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1989 एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इज लुक्ड एट एज द फॉल ऑफ कम्युनिज्म। ईस्ट यूरोपियन रिवॉल्यूशन जो हुआ 1918, बर्लिन वॉल गिरा दी गई, उसके बाद जब यूएसएसआर बिखर गया, उसके बाद सोवियत यूनियन जब खत्म हो गया, सोवियत यूनियन वाज द मेन हेड ऑफ कम्युनिज्म आइडियोलॉजी। सो जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसका एक ड्रास्टिक फॉल हमें देखने मिला। इट हैज बीन आर्ग्यूड दैट द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट देखी गई कि अब जो वर्ल्ड है वो देखा जा रहा है कि वर्ल्ड अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ बढ़ते जा रहा है। Terms like participatory state, citizen-centric governance, and good governance has become important. Participatory state goes beyond traditional democratic practices wherein the decision is made by the majority. In a participatory state, all segments of the society are involved in making the policy. Citizen-centric governance and good governance focus on the role of civil society in the functioning of government. अब जो डेमोक्रेसी की तरफ हमने देखा कि वर्ल्ड जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है, कम्युनिज्म को छोड़ चुका है। तो अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डेमोक्रेसी का डेफिनेशन जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ही फेमस डेफिनेशन है बाय अब्राहम लिंकन। तो जाके बताइए मुझे वो डेफिनेशन क्या है। डेमोक्रेसी लोगों से गवर्नमेंट बनती है। अब इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हमें देखा गया आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। पार्टिसिपेटरी स्टेट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस वाले कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट बन गए। पार्टिसिपेटरी स्टेट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस मेनली ये होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सिटीजन और द पॉपुलेशन ऑफ वन स्टेट, ये है हमारी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को जो अच्छा लग रहा है, जो गवर्नमेंट का मन कर रहा है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाएगी। गवर्नमेंट अपने बजट को नजर में रखते हुए और लोगों से डिस्कस करते हुए, लोगों से पूछते हुए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके एरिया में आपको क्या दिक्कत है, वो पूछते हुए गवर्नमेंट सिटीजन सेंट्रिक मतलब लोगों से मिलकर उनके लिए पॉलिसीज बनाएगी, डेवलप करेगी, ताकि उनकी परेशानियां कम हो या खत्म हो। दिस इज नोन एज पार्टिसिपेट, जहां गवर्नमेंट और सिटीजन मिलकर मिलकर जब कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी स्टेट, यानी उसमें सिटीजन का भी पार्टिसिपेशन है और गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन है। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि जो गवर्नमेंट बनी है वो लोगों से ही बनी है और लोगों के लिए ही बनी है। ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, जैसे कि हमें 1990s के बाद देखने मिली। सेकंड पॉइंट ऑफ द स्टेट, it has been argued that the state is becoming less and less important. One of the key features of the state is its sovereignty. The concept of sovereignty is linked with the concept of jurisdiction of the state. This is the right of state to make laws within its territory. It has been argued that the concept of sovereignty has been challenged from both internal and external factor. अब ग्लोबलाइजेशन के बाद ये देखने मिला कि जो स्टेट की पोजीशन यानी जो कंट्री या नेशन की पोजीशन है किसी भी, वो लॉस को नजर में रखते हुए वो चीज को आगे बढ़ाना है। तो ये अब हमारी इंटरनल सॉवरेनिटी को चैलेंज करती है, यही बता रहा है इस पॉइंट में। External challenges come from growth of international law, regional economic organization, globalization of markets, growing environmental and humanitarian concerns. Internal challenges come from a decline of national consensus, growth of ethnic nationalism, activism of non-state actors, etc. और जो इंटरनल चैलेंज आते हैं वो एथनिक नेशनलिज्म, जैसे कि जो ट्राइब वाला नेशनलिज्म है, जो उनकी एथनिक आइडेंटिटी पे नेशनल, उससे आते हैं जब वो गवर्नमेंट को अपोज करते हैं, पॉलिसीज को या नेशन के खिलाफ होते हैं। जो एक्टिविज्म होता है नॉन स्टेट एक्टर्स का, उनसे नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में कवर करने वाले हैं। Issues like environmental, gender, humanitarian problem have taken a center stage. तो इंटरनेशनल उस लॉ को हमें देखते हुए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए, whether it's about humanity, whether it's about environment और gender, if आपकी कोई भी चीज़, आपकी कंट्री की कोई भी चीज़, बनाई हुई चीज़ या करी हुई चीज़, अगर इंटरनेशनल वो ह्यूमैनिटी को डाउनग्रेड कर रहा है, या वो किसी जेंडर के को इनइक्वालिटी दे रहा है, या इन्वायरमेंट को हर्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है, तो इंटरनेशनल लॉ का यहाँ हमारे सॉवरेनिटी में इंटरफेरेंस हो सकता है, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हो सकता है।
Third point is non-state actors. It is importance of a civil society that has given importance to non-state actors. पहले जानते हैं कि non-state actors किसे कहते हैं. Students, for example, this is our India. इंडिया अभी एक डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है, उससे अपोजिशन रहता है, उससे ना इख्तलाफी रहती है, यानी उससे वो लोग डिसअग्री करते हैं लोग, और वो चाहते हैं गवर्नमेंट दूसरी पॉलिसीज बनाए जो लोगों को फेवर करे. तो ये इंडिया में देखा जाता है. बट जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा हायर डिमांड्स हैं, तो वैसी कंट्रीज में हमें नॉन एक्टर्स देखे जाते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स देखे जाते हैं, जो नेशन के खिलाफ होते हैं. दे आर नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे आर अगेंस्ट द नेशन. एंड इन इंडिया वी सी दैट द पीपल आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसी मेकिंग. इंडियन पीपल्स आर नॉट अगेंस्ट देयर एंटायर नेशन. वो अपने देश के खिलाफ नहीं है, वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो जो जैसी पॉलिसीज बना रही है उनके खिलाफ है. बट जो बहुत डेवलप्ड कंट्री हैं, जिनकी सारी प्रॉब्लम्स जहाँ तक देखी जाए तो सॉल्व हो चुकी हैं, तो उनकी कुछ ज़्यादा हायर डिमांड होती हैं, और वो किसी ना किसी रीजन से वो अपने नेशन के अगेंस्ट रहते हैं. सो उन्हें कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स हु आर अगेंस्ट देयर नेशन. So it is the importance of civil society that has given importance to the non-state actors. Civil society के वजह से non-state actors को importance मिली है. Thus, voluntary organization and the non-governmental organization have started to become more important. Voluntary यानी independent organization, जहाँ government का कोई involvement नहीं है, NGO जिसका नाम ही है non-governmental organization, वो ज़्यादा important होते जा रहे हैं. Today, international relation is not relation between states. It also include non-state actors. They play an important role in promoting humanitarian issues. That's very true. Non-state actors जो हैं वो किसी देश के लिए नहीं काम करते हैं, ठीक है, वो इन अ जनरल वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं. सो नॉन स्टेट एक्टर के वजह से ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज ज़्यादा प्रमोट हो रहा है रोल. इसलिए उनके लिए इंटरनेशनल रिलेशन यानी दो स्टेट का, दो नेशन का रिलेशन नहीं है सिर्फ, वो नॉन स्टेट एक्टर्स को भी इंक्लूड करता है. तो ये हमें ग्लोबलाइजेशन में देखा गया. तो इसलिए उनके लिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए हैं, विच इज़ एमएनएसटी इंटरनेशनल. ग्रीन पीस मूवमेंट, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल्सो नॉन स्टेट एक्टर. जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं, वो भी नेशन के अगेंस्ट होते हैं. उनको सेपरेशन चाहिए रहता है, उनकी भी हायर डिमांड्स होती है, और उनका अलग अलग एजेंडा रहता है, वेदर इट्स अपॉन रिलीजन, वेदर इट्स अपॉन पॉलिटिक्स और एनीथिंग. सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी नॉन स्टेट एक्टर्स में आते हैं. आई होप स्टूडेंट दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल. नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन राइट्स. In the age of globalization, protection of human right has become an important agenda. आज के दिन आज ये एक important agenda बन गया है, protection of human right. But there is a need to make a distinction between approaches to human right of the developed world and the developing world. Very true. लेकिन इसकी ज़रूरत है कि एक लाइन बनाए, एक डिस्टिंक्शन बनाए कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड है, उनके ह्यूमन राइट्स एजेंडा जो है वो अलग होने चाहिए, उनके लिए कुछ अलग लॉज होने चाहिए. That economic development has to proceed before civil and political rights, and that a greater value needs to be placed on community and family than on individual rights. Student, जो वर्ल्ड है, जो अभी मैंने जैसे बताया कि कुछ वर्ल्ड्स बहुत नॉन स्टेट एक्टर वाले पॉइंट में अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ वर्ल्ड्स जो है वो हाईली डेवलप्ड वर्ल्ड है, एडवांस नेशन है उनका, ठीक है. तो उनकी प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम से अलग है. वो लोग ह्यूमन राइट्स को, हम अपनी इंडिविजुअल राइट्स को ही लेकर फाइट कर रहे हैं अभी तक, ठीक है. हमारे वहाँ अभी अभी तक पॉवर्टी है, हमारे वहाँ अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट है, हम ऐसी प्रॉब्लम से अभी फाइट कर रहे हैं. सो हाउ कैन वी स्टैंड फॉर द ह्यूमैनिटेरियन राइट्स, ठीक है. अभी हम अपने लिए ही लड़ लें, अभी हम अपने अपने आप को ही सुधार लें, उसके बाद हम दूसरों को सुधार. अगर हम दूसरों को सुधारने लगे तो हम तो पीछे के पीछे ही रह जाएंगे. तो यही पॉइंट में ये बता रहा है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, जिनका एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा है, जिनके वहाँ पावर्टी नहीं है, उनके लिए ह्यूमन राइट का कंसेप्ट अलग रखना चाहिए, और हमारे लिए ह्यूमन राइट के अप्रोचेस अलग होने चाहिए. तो यही यहाँ पे बता रहा है. The Indian Constitution, for example, lays stress on the aspect of social justice and looks at food, shelter, clothing, education and health. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे सोशल जस्टिस जैसे एस्पेक्ट को ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है.
ठीक है। हमारी बेसिक नेसेसिटी में आता है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये इट इज फर्दर आर्ग्यूड दैट इन द डिजायर टू अचीव डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देयर इज एन अनड्यू एम्फेसिस ऑन लिबर्टी राइट and not the welfare right of the people. Therefore, countries should have the right to interpret human rights in accordance to their history, culture, polity, economy. Thus, the broad application of Western approach of human rights that focus on civil and political rights and a freedom of priority would have to be tempered with the ground situation mentioned above. तो जैसे कि डेवलप्ड वर्ल्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी लिए ह्यूमन राइट्स के अप्रोचेस अलग रखने चाहिए, उनकी हिस्ट्री को नज़र में रखते हुए, उनके कल्चर को नज़र में रखते हुए, उनकी पॉलिटी, उनकी इकोनॉमी को नज़र में रखते हुए उनके लिए उनके ह्यूमन राइट के अप्रोचेस बनाने चाहिए, क्योंकि जो वेलफेयर राइट्स है वो पीछे छूट जाएंगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मेन कंसर्न है. Let us see some examples and understand these issues in detail. India is a signatory to various international treaties, organization and conventions. As a member of the WTO, World Trade Organization, India is required to follow some rules regarding international trade practices. अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसीलिए बना है ताकि इन जनरल वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है सबके ट्रेडिंग इश्यूज जो भी हैं वो हैंडल करे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए. लेकिन इंडिया जो एक डेवलपिंग वर्ल्ड है, अब इंडिया के लिए भी उन लोग ने वही रूल्स बनाए और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए भी उन लोग ने वही रूल्स बनाए. तो कहीं ना कहीं जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनका प्रॉफिट ही हो रहा है और हम जैसे वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाती है इन रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते हुए. हम चाहते तो अगर ये WTO नहीं होता, हम चाहते तो हम अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनाते हैं. अगर WTO ने पॉलिसीज बनाई भी है तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके लिए कुछ उनकी प्रॉफिट बेनिफिट पॉलिसी बनानी चाहिए थी. तो यही है. Treaties like the Indus Water Treaty with Pakistan or the Farakka Agreement with Bangladesh requires India to follow the agreement in matters of sharing water of the Indus and the Ganga. अब जो इंदस वैली है, इंदस वाटर ट्रीटी है, जो इंदस वैली का पानी है, जो इंदस रिवर का पानी है, वो पाकिस्तान में जाने की अलाउंस जो है वो WTO के द्वारा इंडिया को वो फॉलो करनी पड़ रही है. और बांग्लादेश में जो फराका एग्रीमेंट हुआ है वहां से गंगा का पानी बांग्लादेश के तरफ जाता है. तो इंडिया को ये चीज़ें फॉलो करनी है डिस्पाइट कि उनके कितनी भी फाइट्स हो या वॉर्स हो, दे हैव टू फॉलो दीज रूल्स एंड रेगुलेशन. तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है. सेकेंड है एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन लाइक MNC इंटरनेशनल, ग्रीन पीस रेज ह्यूमैनिटेरियन इशू एंड पुट प्रेशर ऑन लोकल गवर्नमेंट्स. तो जो MNC इंटरनेशनल है इसका हेडक्वार्टर है लंदन में. 1961 में जून में ये फाउंड हुआ है. तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन स्टेट एक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन है मेनली, जिनका जो अपने नेशन के ही अगेंस्ट होते हैं. तो ये लोग ने ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को इतना रेस किया है और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को रेस करते हुए लोकल गवर्नमेंट पे, ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लोकल गवर्नमेंट में आप प्रेशर बनाते हो, बट आप देखो कि उनकी कैपेसिटी क्या है, वो एबल है वो काम करने के लिए, तभी तो वो करेंगे ना. तो ये MNC has been critical for the Indian government's position on human rights in the region of Kashmir. Third example is when the Chernobyl disaster took place, the effect of radiation spread across Europe. Chernobyl is a power plant जिसकी फोटो यहाँ दी गई है, अभी हम देखते हैं. Chernobyl एक न्यूक्लियर प्लांट था जो कि रशिया में था, जो उस टाइम का ये रशिया में था, और ये एक डिजास्टर हो गया यहाँ पे, ये फट गया और जो इसकी जो रेडिएशन था वो स्प्रेड होने लगा. अब रेडिएशन तो फिजिकल बॉर्डर को देख नहीं सकता, रेडिएशन तो कहीं भी स्प्रेड हो सकता, तो ये पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गया. ये था एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर जो कोई नेशन की बॉर्डर बचा नहीं सकती है इसको. ठीक है. तो सारी जो यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन नेशंस थे वो सब तो रशिया से उनकी दुश्मनी थी, बट स्टिल उन्होंने रशिया की मदद की फॉर द सेक ऑफ देयर गुडनेस की भाई हमारे कंट्री तक वो रेडिएशन आ रहा है, हमारा नुकसान होगा, हमारी पॉपुलेशन पे जो है वो खतरा आएगा, तो इसलिए उन्होंने उसकी हेल्प की. Such environmental disaster cannot be restricted to a nation's boundaries. European countries were forced to cooperate and take action to ensure that the ill effect do not harm their population. तो ये था एक ह्यूमन राइट्स के ऊपर ही बात थी कि जो पॉपुलेशन थी वो हार्म हो रही थी, इसलिए जो ईस्ट यूरोपियन नेशन थे वो लोगों ने रशिया के साथ कोऑपरेट करके अपना जो है हल किया मसला. Chernobyl nuclear plant after explosion. फिर एग्जाम्पल है हमारा नम्रता बचाओ आंदोलन. नम्रता बचाओ आंदोलन, नम्रता इज द नेम ऑफ रिवर, had approached the World Bank to support its cause of opposition to big dams and had in नम्रता बचाओ आंदोलन जो हो रहा था वहां पे जो लोग आंदोलन कर रहे थे उन लोग ने ये इश्यू को वर्ल्ड बैंक तक पहुंचाया कि आप हमारी गवर्नमेंट को पैसा मत दो, ये चीज मत बनने दो. तो ये इसको इन्होंने एक इंटरनेशनल इशू बना दिया. तो ये पावर है ग्लोबलाइजेशन की कि जो दुश्मन है वो भी दुश्मन के साथ आ जाते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन का नुकसान ना हो.
ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल बना देते हैं उस इशू को, जो चीज़ के वो खिलाफ है वो पूरा इंटरनेशनल एक अटेंशन ले आते हैं अपने तरफ। फिर उसके बाद देखते हैं हमारा एग्जाम्पल, देयर हैज बीन एन अपोजिशन टू द बिल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर प्लांट्स इन जैतापुर एंड कुंदानकुलम। कुंदानकुलम इज इन तमिलनाडु, जैतापुर इज इन महाराष्ट्र इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स बन रहे हैं। 2013 में जैतापुरा में एग्रीमेंट हुआ था मनमोहन सिंह एंड द फ्रेंच प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट वो भी अब बन रहा है। कुलम जो है वो तमिलनाडु में है। यहाँ पे रशिया न्यूक्लियर प्लांट सेटअप कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड एनजीओ हैव अपोज्ड द बिल्डिंग ऑफ दीस प्रोजेक्ट डिस्पाइट गेटिंग प्रॉपर क्लियरेंस। प्रॉपर क्लियरेंस मिल गई है, बट स्टिल द एनजीओज एंड द लोकल गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और एरिया, वो लोग ये प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, ये तमिलनाडु की पिक्चर है कि वो न्यूक्लियर प्लांट के प्रोजेक्ट इंजीनियर्स आते हैं जाते हैं, वो लोग उन पे अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। सो दिस, ये चीजें हमें ग्लोबलाइजेशन वाले वर्ल्ड में हमारी देखी गई कि कैसे कोई गांव की बात पूरे वर्ल्ड तक चली जाती है। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ह्यूमन राइट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, लोगों की बात सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम को देखते हैं और उसका सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं। तो ये है हमारा ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। इट्स क्लियर टू यू ऑल स्टूडेंट? पॉलिटिकल इश्यू वाला पार्ट इज लेंदी, तो हम ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, एंड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. Student, in last video हमने political issues almost अपना complete कर लिया था. The conclusion वाला section जो है हमारा political issues का वो बाकी है. So let's start from there. In all the above cases of the state, sovereignty was challenged by these groups. These are some of the challenges that the state face from internal and external factors. So ये जो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है examples, ये सारे examples, ये सारे कुछ cases हैं जहाँ पे हमने ये witness किया कि जो state की sovereignty है वो कहीं ना कहीं challenge हो रही है ऐसे groups के द्वारा। तो ये सारे challenges जो है वो states को internal और external factors के द्वारा जो है face किए जाते हैं, देखने मिले हैं। Therefore, it is argued that the role of the state is slowly reducing. इसलिए आर्ग्यूमेंट अभी भी एक्टिव है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट है उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो रोल है वो कम होते जा रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। इन द इकोनॉमिक स्पेयर इट इज़ रिड्यूसिंग बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। इकोनॉमिक स्पेयर में अगर हम पॉलिटिकल छोड़ के हम इकोनॉमिक सेक्टर देखें तो वहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर ने मोस्टली जो है वो कैप्चर कर लिया है मार्केट को। तो इकोनॉमिक स्पेयर में भी स्टेट की जो इंपॉर्टेंस यानी जो गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस है वो रिड्यूस हो रही है। एंड इन द पॉलिटिकल स्पेयर द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रेशर हैव रिड्यूस द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। और पॉलिटिकल, अगर हम पॉलिटिकल स्पेयर की बात करें तो वहाँ पे जो इंटरनेशनल इंटरफेरेंस है, जो इंटरनेशनल लॉज हैं, उनके वजह से कहीं ना कहीं हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज हो रहा है, और जो स्टेट की इंपॉर्टेंस है, जो उसकी गवर्नमेंट की, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस है वो रिड्यूस हो रही है। How important is the state in the age of globalization? Is the concept of the state and its future still relevant? Is there a withdrawal of state as globalization के age में जो state की importance है वो कम हो गई है, या जो state का concept है अब वो इतना relevant नहीं है, इतना important नहीं है जितना वो पहले था, या फिर अब state को as a agency of welfare and development withdraw कर देना चाहिए और दूसरे international organization को hand over कर देना चाहिए? Let us look at the main element of the state. अब हम देखते हैं कि स्टेट के मेन एलिमेंट्स क्या हैं। स्टेट का मेन एलिमेंट है टेरिटरी, यानी जो उसका जोग्राफिक रीजन है वो। ठीक है, एक स्पेसिफिक टेरिटरी होती है कोई भी स्टेट की, तो वो होती है टेरिटरी। सॉवरेनिटी या government and people, so these four are the main element of state. Today the territory of the state still remain intact. States will talk of nationalism and national integration. The concept of sovereignty government also continues to exist. स्टेट आज भी नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनलिज्म की बातें करता है। जो कॉन्सेप्ट है सॉवरेनिटी का वो आज भी कंटिन्यू है और एग्जिस्ट करता है। इट इज़ ट्रू दैट सम ऑफ इट्स पावर्स हैव रिड्यूस्ड। ये सच बात है कि कुछ पावर स्टेट की कम हो गई है, कुछ हुई है, नॉट ओवरऑल, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस की वजह से, लेकिन जो अथॉरिटी है स्टेट की वो अभी भी जिंदा है। जो रूल है, जो एक हक होता है, वो अभी भी स्टेट के अंदर उसके पास ही है वो अथॉरिटी। द राइज ऑफ एथनिक नेशनलिज्म एंड द डिमांड फॉर द सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज़ लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। एथनिक नेशनलिज्म की वजह से और सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली आइडियोलॉजीज़ की वजह से जो है डिमांड ज़रूर राइज हुई है कि हमें सेपरेशन चाहिए ऑफ न्यू स्टेट का।
But we saw in the earlier chapter that this led to the creation of new state, not the dissolution of the concept of state. So जो ये डिमांड है, जहाँ पे सेपरेशन डिमांड किया जाता है कि हमें अपनी अलग इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट, इससे न्यू स्टेट बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यू स्टेट बनते हैं, क्रिएशन होता है, ना कि डिसोल्यूशन होता है स्टेट के कंसेप्ट का। तो जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो अभी भी जिंदा है और जिंदा रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। यहीं पे states that have a strong framework of political institutions like legislature, executive, judiciary, and bureaucracy are able to face challenges of globalization. जो स्टेट ऐसा है जिसके पास उसका एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है, यानी उसका जो इंस्टीट्यूशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो ग्लोबलाइजेशन के द्वारा आए गए चैलेंजेस को फेस कर सकता है, तो जो स्टेट है उसकी अथॉरिटी, उसकी सॉवरेनिटी कभी भी इतनी चैलेंज नहीं होगी कि वो स्टेट कमज़ोर हो जाए। इफ़ द स्टेट हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, they are able to face the challenges of globalization. It is these institutions that are able to protect the core values of a country, provide social safety nets and promote development in the country. यही सारे institutions हैं जो हमारी nation को काफ़ी strong बनाती है, उसकी values को core रखती है, हमें social safety provide करती है और हमारे development को promote करती है. Despite the many concerns about the loss of sovereignty, the state remains the key actor in the domestic and international sphere. काफ़ी आर्ग्यूमेंट रही है कि जो स्टेट की सॉवरेनिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके जुरिस्डिक्शन पावर्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आज भी स्टेट एक मेन एलिमेंट है इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्फीयर. The popular assumption that the emergence of global civil society and increasing level of cross-border trade, finance, investment flows have made the state irrelevant is wrong. ये एक बहुत ही पॉपुलर assumption है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सिविल सोसाइटी की वजह से जो है हम आसानी से अब बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं एक नेशन, लेकिन इससे कभी भी स्टेट की जो है वो इम्पोर्टेंस कम नहीं होती है। ये एक बहुत ही रॉन्ग अजम्पशन है। स्टेट अभी भी उतना ही रिलेवेंट है लोगों के लिए जितना पहले रहा करता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइडियोलॉजिकल इश्यूज, यानी आइडियोलॉजी को लेकर जो इश्यूज दुनिया में देखे गए हैं बिफोर द ग्लोबलाइजेशन एंड आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। आइडियोलॉजी वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे आइडियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा यूरोप जो था वो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड था ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। एक आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट वाली थी, एक आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट वाली थी. Countries used to be classified as socialist or communist on the one hand and the capitalist or free democracies on the other hand. Soviet Union, East Europe, China were grouped as the socialist world, while West Europe, North America was the capitalist bloc. North America, West Europe इस सारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले थे, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे, और जो हमारा चाइना, सोवियत यूनियन, ईस्ट यूरोप था वो सारे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी आइडियोलॉजी वाले थे. तो ये आइडियोलॉजिकल इश्यूज जो है वो कोल्ड वॉर के टाइम से देखा गया है. आइडियोलॉजी एंड द इकोनॉमिक सिस्टम वो वेल कनेक्टेड. आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक सिस्टम वेल कनेक्टेड है. ऑब्वियसली वो वेल कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि आइडियोलॉजी स्टूडेंट, किसी भी देश की आइडियोलॉजी यानी उसकी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक को हैंडल करने वाली भी गवर्नमेंट है, तो इसलिए ये सारे वेल कनेक्टेड हैं. जो आइडियोलॉजी रहेगी उसी तरीके से इकोनॉमी भी हमारी वर्क करेगी. वाइल आइडियोलॉजी was a political feature, the economic system followed by the country is dependent upon the ideology of that country. आइडियोलॉजी तो एक पॉलिटिकल फीचर है, लेकिन अब कंट्री का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो तो गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, उसके लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है. और जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी रहेगी, पॉपुलेशन जो है, जो सिटीजन है, जो नेटिजन है कंट्री के, वो उसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होंगे. तो जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी उसी आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है, जो आइडियोलॉजी पे हमारी गवर्नमेंट है और हमारी कंट्री चल रही है. आइए कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, countries of the Eastern Europe had followed the socialist ideology and had a socialist economic system where the government or the public sector was most important. Western European countries followed the capitalist ideology, hence their economic system were also capitalist in nature. In these countries, the private sector played an important role in economy. During this time, countries like India were democratic socialist. This meant that they combined the ideologies of socialism, capitalism as per as the requirement. So, for example,
Countries of Eastern Europe followed the socialist ideology and had a socialist economic system. अब जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्री थी उनकी आइडियोलॉजी थी सोशलिस्ट, तो उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो भी सोशलिस्ट है। अब एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक को पहली इंपॉर्टेंस देती है, वो पब्लिक सेक्टर के लिए काम करती है, सिर्फ वो पहले अपने पब्लिक सेक्टर को रखती है, उसके बाद वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखती है। बाकी जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्राइवेटाइजेशन नहीं रहता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है स्टूडेंट्स, वहाँ पे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है। अब वहाँ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी तो उनका इकोनॉमिक सिस्टम भी था कैपिटलिस्ट था नेचर में। इन कंट्रीज में प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट यानी जो पब्लिक सेक्टर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पीरियड में इस दौरान जो है इंडिया थी वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। इसका मतलब था कि दो आइडियोलॉजीज को मिलाकर इंडिया की आइडियोलॉजी थी। ठीक है, कैपिटलिज्म भी था और सोशलिज्म भी था, यानी मिक्स्ड आइडियोलॉजी थी। इस वजह से हमारी इकोनॉमी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। मतलब हमारी जैसी रिक्वायरमेंट पड़ती थी उस रिक्वायरमेंट से हमारा जो है सिस्टम वो चलता था, तो इसलिए इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी भी मिक्स्ड है, ना ही हम कंप्लीटली कैपिटलिस्ट हैं, ना ही हम कंप्लीटली सोशलिस्ट हैं। एज पर आर रिक्वायरमेंट हम अपना डिसाइड करते हैं और हम उसको डिवाइड करके रखे हैं। तो ये है इंडिया की। आई होप स्टूडेंट क्लियर है ये आपको। अब इंडिया जो है वो मिक्स्ड आइडियोलॉजी है और उसकी मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब जब मिक्स्ड इकोनॉमी है तो ना ही प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना ही पब्लिक। प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इकोनॉमिक सिस्टम। Today, in the era of globalization, there appears to be only one dominant ideological and economic system. This is described as the market economy. But all the countries do not follow the same kind of market economic system. लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक ही सिस्टम फॉलो किया जाता है और वो है मार्केट इकोनॉमी। हर कंट्री की मार्केट इकोनॉमी सेम नहीं है, अलग अलग है, बेस्ड उनके नेचर के ऊपर कि उनके कंट्री का क्या नेचर है, वेदर इट्स डेवलप्ड कंट्री, वेदर इट्स डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। तो उस हिसाब से वो अपना मार्केट का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो चलाते हैं। द नेचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ दैट कंट्री। जो मार्केट इकोनॉमी का नेचर है वो भी आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है। पहले हम जानते हैं मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। मार्केट इकोनॉमी स्टूडेंट जहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो गुड्स और सर्विसेज को की जो प्राइसिंग है वो सिटीजन और बिजनेस कंट्री के इंडिविजुअल सिटीजन और जो बिजनेसेस हैं उनसे इंटरेक्शन करने के बाद उनके गाइडेंस के बाद जो है वो तय की जाती है। सो ये होता है मार्केट इकोनॉमी। अब कई तरह की मार्केट इकोनॉमी होती हैं। फर्स्ट है हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद आता है कमांड मार्केट और उसके बाद आता है हमारा जो हमारे इंडिया में है मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी। The nature of the market economy is determined by the ideology of that country. Let us take some examples. The United अब यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट मार्केट है। कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो मार्केट इकोनॉमी से कंबाइन किया जाता है। अभी हमने पढ़ा मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसिंग होती है वो एक इंटरेक्शन के बाद, एक गाइडेंस के बाद वो तय की जाती है। अब मार्केट इकोनॉमी जो है यहाँ पे कैपिटलिस्ट मार्केट से कंबाइन है। तो यूएसए में जो इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के डिसीजन होते हैं वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, मेन उनका वही है कि जो डिमांड रहेगी उस हिसाब से सप्लाई रहेगा और उसी हिसाब से जो है वो प्राइसिंग रहेगी। तो ये उनकी मार्केट इकोनॉमी है। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आर डिस्क्राइब्ड एज वेलफेयर मार्केट इकोनॉमीज बिकॉज देयर पॉलिटिकल सिस्टम इज दैट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। अब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो वेलफेयर इकोनॉमी का आती है। वेलफेयर इकोनॉमी यानी जो एलोकेशन है रिसोर्सेज का, गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसका जो एलोकेशन है वो इक्वली होना चाहिए, इक्वालिटी रहनी चाहिए, सब में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये है एक सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे वेलफेयर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। China is described as having a socialist market economy. China is a socialist state, but its economic system changed in 1990s and become a market economic system. In India, we do not use the word market economic as such. We describe Indian system as economic liberalism. चाइना एक सोशलिस्ट, पब्लिक कुछ ओन ही नहीं करती, प्राइवेटली पब्लिक कुछ नहीं ओन करती है, जो भी है हर चीज़ गवर्नमेंट का है और जिस तरीके से गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसी डिस्ट्रीब्यूशन पे उनका सिस्टम जो है वो चलता है। बहुत 1990 से वहाँ पे भी मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम आया है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वो इंटरेक्शन के बाद डिसाइड करते हैं कि
क्या प्राइसिंग होनी चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम 1990s यानी ग्लोबलाइजेशन के बाद आया, जब चाइना को दूसरी मार्केट से इंटरफेयर करना था, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा ही, तो उन्होंने मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। इंडिया में हम मार्केट इकोनॉमिक्स जैसे कोई वर्ड नहीं यूज़ करते, यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलिज्म है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी स्टूडेंट विच इज बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एन इंडिविजुअलिस्टिक मार्केट इकोनॉमी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये मेरी दुकान है, ठीक है, अब यहाँ पे ये मटेरियल जहाँ से भी प्रोड्यूस होकर आ रहा है मेरे शॉप पे, उस हिसाब से मुझे अपना प्रॉफिट देखते हुए मैं उसका प्राइसिंग करूँगा। सो ये है हमारा लिबरलिज्म वाली मार्केट। क्यों? क्योंकि अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप नहीं हैं, तो जो जैसा प्राइसिंग करेगा वही मार्केट में चलता है। तो ये है हमारा इकोनॉमिक लिबरलिज्म। आई होप स्टूडेंट दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है हमारे टेक्नोलॉजी में क्या इंप्रूवमेंट हुए, क्या नई चीज़ें हमें देखने मिली, अब हम वो पढ़ते हैं। द नेचर ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन चेंज रैपिडली इन 1990s। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा ब्रॉट इन रिवॉल्यूशनरी चेंजेस इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। हर चीज़ जो है ग्लोबलाइजेशन के बाद, टेक्नोलॉजी के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए नजर आए। कम्युनिकेशन कैसा था, अब कैसा हो गया है। पहले वाईफाई कनेक्शंस नहीं रहते थे इतने आम, अब तो हर घर में वाईफाई रहता है। सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस दैट वी हैव विटनेस थ्रू ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारे चेंजेस अब सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हमारे लाइफ में हमें देखे गए हैं। लेट अस सी द मैनर इन विच मीडिया चेंज्ड इन इंडिया। 1990 CNN came into India. Until the coming in of a foreign channel, Doordarshan was the only TV broadcaster in India. पहले सिर्फ एक चैनल आता था इंडिया में, which was दूरदर्शन, जिस पे ही जो ड्रामे आते थे या जो भी चीज़ न्यूज़ आती थी या ऐड आता था, हर चीज़ उस पे ही देखने मिलती थी। लेकिन जब एक फॉरेन चैनल जो है वो इंडिया में आया, क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ। CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क, ये जब इंडिया में आया तो बहुत सारे चैनल्स जो हैं इसके द्वारा और बनते चले गए। इन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल वी सॉ ओनली 2 चैनल्स, मुंबई एंड दिल्ली दूरदर्शन। हर स्टेट में अलग अलग जो है चैनल रहता था। इतनी ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस नहीं थी कि वो एक चैनल हर स्टेट में, हर स्टेट का अपना एक चैनल है। तो महाराष्ट्र में स्टूडेंट हमें देखने मिला मुंबई एंड दिल्ली दूरदर्शन। विद इन अ स्पैन ऑफ अ डिकेड द इंडियन टीवी नेटवर्क हैड सेवरल चैनल्स दैट वर बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंटल। लेकिन थोड़े ही पीरियड के बाद, थोड़े ही टाइम के बाद, डेवलपमेंट के बाद हमें बहुत सारे चैनल देखने मिले। स्टार प्लस, जी टीवी, सोनी टीवी, अब ये सारे प्राइवेट चैनल्स हैं। ऐसे ही कुछ गवर्नमेंटल चैनल्स भी हैं। सो ये एक डेवलपमेंट हमें टेलीविजन और मीडिया में देखने मिला। Satellite communication system made it easy to have a dish antenna and watch programs anywhere in India. तो देश भर के प्रोग्राम्स हम अपने टीवी पे देख सकते थे जब डिश एंटेना वाला सिस्टम आया। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम ने ये चीज़ को ईजी कर दिया कि डिश एंटेना लगा लो और देश भर के प्रोग्राम्स आप अपने घर में बैठ के टीवी पर एंजॉय करो। चेंजेस ऑल्सो टुक प्लेस इन अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अर्लियर टेलीफोन कनेक्शंस वर नॉट अवेलेबल। पहले टेलीफोन जो है कनेक्शंस उसके नहीं रहते थे, अब वो काफ़ी आम हो चुके हैं। पहले टेलीफोन था, फ़ोन नहीं था। पहले टेलीफोन के द्वारा ही बातचीत हुआ करती थी। पीपल वुड यूज़ द पब्लिक टेलीफोन्स इन द पोस्ट और द टेलीग्राफ ऑफिस इन केस ऑफ एमरजेंसीज। पहले लोग पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस को यूज़ करते थे एमरजेंसी के केसेस में। कोई भी अगर कोई भी मैसेज अगर पहुंचाना हो, इमरजेंसी मैसेज हो, तो वो इस मीन्स से जाता था। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल जो था वो ट्रंक कॉल्स के द्वारा होता था। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जो है एसटीडी हमारा, वो यानी हम उसमें 1 रुपया 2 रुपया डालते हैं और उतने देर हमारा फ़ोन चलता है। फिर अगर हमें कंटिन्यू करना है तो हम फिर 1-2 रुपये डालते हैं। तो ये एसटीडी फिर आया। उसके बाद अब हमारे पास मोबाइल कनेक्टिविटी है जो हम कहीं हर रोज़ यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ करता है और उसका नेटवर्क इतना फास्ट है कि हम दुनिया भर में कॉल लगा सकते हैं। अब ये जो मोबाइल वाला सिस्टम है, जो सिम कार्ड वाला, जो नेटवर्क वाला, वो प्राइवेट भी है, गवर्नमेंटल भी है और हर कहीं अवेलेबल है। द इंटरनेट रिवॉल्यूशन वॉज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। इंटरनेट वाला रिवॉल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा मानने जानने वाला और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन रहा है हमारे ग्लोबलाइजेशन का। इट बिकेम पॉसिबल टू कनेक्ट to anyone in the world instantly. This global communication infrastructure has helped in the spread of ideas, culture, information. Internet has provided such engines to find information. It also has enabled social networking activity like Twitter, Skype, etc.
सो इंटरनेट की वजह से हम वर्ल्ड से कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड हो गए। आज हम अपना फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज देखते हैं तो दुनिया भर की चीज़ें अलग अलग कोने से हमें देखने मिलती हैं, ठीक है। गूगल जैसा सर्च इंजन है हमारे पास, जहां हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए विद अ टैप ऑफ अ सर्च बटन हमें वो इंफॉर्मेशन हमारे फ़ोन में मिल जाती है। और कुछ सोशल मीडिया ऐप हैं जिससे हम बड़े बड़े पर्सनालिटी से भी कनेक्टेड हैं। उनकी है कि उन्होंने क्या पहना है, क्या खाया है, क्या उनकी पर्सपेक्टिव है, किस आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हैं। तो ये एक काफ़ी सोशल नेटवर्किंग की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं with the people around the world. The technologies of the information age are by their nature transnational. जो टेक्नोलॉजीज हैं वर्ल्ड में वो ट्रांसनेशनल हैं, जैसे कि उनका कोई होम नहीं, वो ट्रांसनेशनल है। फोन, सैटेलाइट टेलीविजन एंड द इंटरनेट ऑपरेट रिगार्डलेस ऑफ बॉर्डर्स। मोबाइल फोन्स, सैटेलाइट टेलीविजन, इंटरनेट ऑपरेटर्स, ये सारी कोई बॉर्डर नहीं देखते हैं, वो एक ट्रांसनेशनल इंफॉर्मेशन है। उनका नेचर जो है वो ट्रांसनेशनल है, यानी दे डू नॉट बिलोंग टू ओनली अ स्पेसिफिक रीजन और अ टेरिटरी, दे आर बॉर्डरलेस। This has facilitated the growth of trans-border groups, bodies, and institutions ranging from non-governmental organization and transnational companies to international criminal and terrorist organization. तो आप देख सकते हैं कि कितना ब्रॉडर जो है इसका कनेक्टिविटी है। These states have found it are difficult to control and restrict the operation of transporter groups and organization. आजकल की टेक्नोलॉजी को रिस्ट्रिक्ट करना और कंट्रोल करना इज रियली डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आई होप स्टूडेंट ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो हम अपना सोशल एंड कल्चरल इश्यूज अच्छे से डिस्कस करेंगे और यहीं इस लास्ट पॉइंट के साथ हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए। होप यू लाइक द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। सी यू। Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. Student, in this video we are going to cover the last point of our chapter number 2, which is key concept and key issue since 1991, globalization. तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है जहाँ पे हम जानने वाले हैं कि सोशल और कल्चरल एरिया में इंडिया में हमारे ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे कैसे इश्यूज देखे गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The revolution in global media and the easy access to the internet has made the people aware of what is happening globally. पहले स्टूडेंट जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, इंटरनेट तो तब भी था, बट इंटरनेट का एक्सेस हर लोगों के पास नहीं रहता। आज इंटरनेट काफ़ी चीप हो चुका है, हर कोई इंटरनेट अफोर्ड कर सकता है, वेदर द पर्सन इज लिविंग इन अ रूरल एरिया और द पर्सन इज लिविंग इन अ अर्बन सिटी, हर किसी के पास इंटरनेट है। पहले 2G, सिर्फ 3G, 4G, अब तो 5G भी आने लगा है। सो इंटरनेट का एक्सेस इतना ईजी हो गया है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है ग्लोबली, क्या चीज़ आजकल चल रही है, सबको सब चीज़ की खबर होती है और वो चीज़ देख के लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। This, along with the movement of the people within the country and the world, has an impact on the society and culture. और इसके वजह से हमारे रहन सहन में कहीं ना कोई चेंजेस हमें देखने मिलते। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, हम देख देख के हम वो फैशन ट्रेंड है तो हमें अगर वो अच्छा लगता है तो हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर कोई स्लैंग चल रहा है जो लेटेस्ट है, जो मीम चल रहा है, तो वो हर कहीं रिपोस्ट होने लगता है, रीट्वीट होने लगता है। तो इस वजह से चीज़ें फैलती हैं सोशल मीडिया की वजह से और लोगों तक पहुंचती हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, लोग उसे अडेप्ट करते हैं। सो वी सी द इमर्जेंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटिकन कल्चर। कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर मतलब जहाँ पे हर कोई, कंटेनिंग पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कॉस्मोपॉलिटन मतलब कंटेनिंग पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो ये एक कल्चर है, ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, जहाँ पे कोई देश नहीं है, जहाँ पे कोई नेशनैलिटी नहीं है, लेकिन लोग एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को सोशली इतना वो प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्टेड हैं और एक दूसरे की चीज़ें वो उठाते हैं, सीखते हैं। तो इसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। There is a great deal of Western domination on this global cosmopolitan culture. कॉस्मोपॉलिटन कल्चर पे ज़्यादातर वेस्टर्न डोमिनेशन है, ठीक है। हम वेस्टर्न चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। कोई भी वेस्टर्न चीज़ को अगर हम अडेप्ट करते हैं तो लोग हमें, हमारे सोसाइटी में हमें मॉडर्न समझते हैं, हमें एडवांस समझते हैं, हमें एजुकेटेड समझते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ हमें देखने मिली है कि कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में वेस्टर्न डोमिनेशन कितना है। वैल्यूज लाइक मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन आर कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द ट्रेडिशनल वैल्यूज। मॉडर्नाइजेशन हमारा कंसेप्ट नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन नहीं है, बट स्टिल जो ऐसे आइडियोलॉजीज को फॉलो करता है या जो जिसके ऐसे थॉट्स हैं, ऐसे माइंडसेट हैं, लोग उसे ज़्यादा मॉडर्न समझते हैं, एडवांस समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं, और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, लोग उसे बैकवर्ड कंसिडर करते हैं, ओल्ड फैशन कंसिडर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने मिली है कि अब इन सारी वैल्यूज़ को ज़्यादा लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, ना ही हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को। दिस इज सीन इन पर्सनल लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल देर इज एन इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड। हमें अपने रोज़मर्रा की लाइफ स्टाइल में ये चेंजेस देखने मिले कि अब हम कैसे फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है या जो हमारे घर के आइटम्स हैं, हम कहीं ना कहीं वी आर लूजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम देयर। हमें अब वेस्टर्न चीज़ें पसंद हैं, अलग अलग तरह की इटालियन डिशेस ट्राई करना है हमें, अलग अलग तरह की डिशेस ट्राई करनी होती है। तो एक नया शौक जो है, कह सकते हैं हम, एक नया इंटरेस्ट, एक नया शौक पैदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि लोग अब फास्ट फूड को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, टेस्ट वाइज भी, लुक वाइज भी, एक काइंड ऑफ शो ऑफ वाइज भी। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने नोटिस की हमारे कल्चरल और सोशल एरियाज में। The method of celebrating traditional festivals like Christmas, Diwali, etc. has become more westernized. New ideas like celebrating Mother Days, Father's Day, Friendship Day, etc. have came in. There is also increasing demand of Western wear in the clothes that have purchased in the market. Traditional festivals के साथ साथ अब हम मॉडर्न और वेस्टर्नाइज चीज़ें भी सेलिब्रेट करने लगे हैं। हम मदर्स डे बनाते हैं, फ्रेंडशिप डे बनाते हैं, हम हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं, जो कि कम्प्लीटली हमारे ट्रेडिशन में है ही नहीं ऐसा कुछ, बट स्टिल हम वेस्टर्न कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हैं कि हम वो सारी चीज़ों को अपने सोसाइटी में भी परफॉर्म करते हैं। वेस्टर्न वेयर की डिमांड हमारे मार्केट में इंक्रीज होते ही जा रही है। ठीक है, लोग देखते हैं बाहर के लोगों को जो चीज़ पहनते हुए, तो कंपनीज भी, ब्रांड्स भी, हमारे इंडियन ब्रांड्स भी अब वैसी चीज़ें प्रोड्यूस करने लगे हैं बिकॉज मार्केट इज डिमांडिंग फॉर द वेस्टर्न वेयर. Another aspect of this global culture is the rise of individualism and materialism in the society. ग्लोबल एक दूसरा इम्पैक्ट भी नोटिस किया गया है हमारे सोसाइटी में कि अब इंडिविजुअलिज्म और मटेरियलिज्म जैसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में बढ़ रही हैं. इंडिविजुअलिज्म इज सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो आई, मी एंड माई सेल्फ. ठीक है, लोग अब अपने डिसीजन खुद से लेते हैं. वो ये नहीं देखते हैं कि उनके डिसीजन से उनके फैमिली मेम्बर्स को या उनके फ्रेंड या उनके आसपास के लोगों को कोई प्रॉब्लम है नहीं है. इफ़ दे अग्री विद द डिसीजन तो वो चीज़ को करते ही हैं. इंडिविजुअलिज्म मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंस. वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो हर काम खुद से करना चाहते हैं, वो किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते अपने लाइफ में. जबकि हमारा कल्चर ऐसा रहा है कि फैमिली की वजह से बहुत सारी चीज़ें लोग सैक्रिफाइस करते थे पहले के ज़माने में. ठीक है, हमारा कल्चर ऐसा रहा है. अगर किसी को कोई काम करना भी है या कोई चीज़ करनी भी है, कुछ पसंद भी है, लेकिन अगर उसके आसपास वाले लोग उससे डिसअग्री करते हैं तो वो उनकी खुशी के लिए वो चीज़ गिव अप कर देता है, जो कि अब इंडिविजुअलिज्म ने उसको पूरा अपोज कर दिया है. मटेरियलिज्म जैसी कंसेप्ट अब हमारे सोसाइटी में आ गए हैं. पैशन फॉर थिंग्स, चीज़ें जमा करना, एक्सपेंसिव चीज़ें, एंटिक चीज़ें, यूनिक चीज़ें. तो ये सारी चीज़ें पहले हमारे सोसाइटी में नहीं थी, बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है, वेस्टर्नाइज कल्चर के इन्फ्लुएंस की वजह से अब वो सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी में बढ़ रही हैं. द ब्रेकअप ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम वॉज मेनली ड्यू टू द अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन जब माइग्रेशन होता है फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन, तो वो है हमारा अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन की वजह से फैमिली का ब्रेकअप होता है. अब जो फैमिली छोड़ के जा रहा है अपनी एक्सटेंडेड फैमिली को, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को वहाँ से लेके जाता है. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंडिविजुअलिज्म का एग्जाम्पल, कि मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, अब हम लोग अपनी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली से अलग हो गए हैं, तो मैंने सिर्फ अपना सोचा. तो ये एक इंडिविजुअलिज्म की फीलिंग है. तो अर्बनाइजेशन में फैमिलीज़ के ब्रेकअप देखे गए, जबकि हमारी ट्रेडिशनल सिस्टम था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जहां हम फैमिली को इंपॉर्टेंस देते थे, वैल्यू करते थे, लेकर चलते थे. लेकिन आज वो चीज़ें हमें कम होते हुए दिख रही हैं. वी आर लाइकली टू हियर द वर्ड्स लाइक आई वांट माय प्राइवेसी और दिस इज माय पर्सनल स्पेस राइट फ्रॉम द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन टू द एल्डरली पीपल. प्राइवेसी को बहुत कंसर्न किया जाता है. Similarly, the tendency to spend beyond one's financial mean and has increased due to the introduction of credit cards. Credit cards के वजह से अब जितनी हद भी नहीं है, हम उससे ज़्यादा खर्चा करते हैं. ठीक है. When we look at the globalization from all the angles, we realize that there are both positive and negative aspects.
ग्लोबल, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन का भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है ग्लोबलाइजेशन का कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, ठीक है, बहुत दरवाजे खुल गए हैं, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, हमारे लिए वेराइटीज़ हैं कि हमें अगर यहाँ नहीं मिल रही है कोई चीज़ सही से, तो ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, हम दूसरी जगह देखते हैं, हम अ, उस कम प्राइस में वही चीज़ को हम ले आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुई हैं, ठीक है। वी आर नाउ मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड हाउ इट कैन अफेक्ट अस। अब हमें पल पल की खबर होती है कि किस कोने में क्या चीज़ हो रही है, किस कंट्री में क्या पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, किस कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है, हम उससे क्या सीख सकते हैं, हमारी कंट्री कैसे उसके लिए प्रिपेयर हो सकती है, या कहाँ क्या फैशन ट्रेंड चल रहा है, कहाँ कौन सी मूवी हिट कर रही है, किसको ऑस्कर मिल रहा है, किसको नोबेल प्राइज मिल रहा है, एवरीथिंग हमारे फ़ोन स्क्रीन पे होती है आजकल। तो इतने हम वेल कनेक्टेड हो चुके हैं। न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव केम अप एंड मोर जॉब्स आर क्रिएटेड। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू द मल्टीनेशनल ट्रांसनेशनल कंपनीज। अगर सोचो ग्लोबलाइजेशन नहीं होता और सिर्फ हमें, ये हमारी इंडिया है और सिर्फ हमें यहीं रहना होता, तो क्या इतनी एम्प्लॉयमेंट सिर्फ अकेला इंडिया जनरेट कर पाता? नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहता है ये। लेकिन आज दुनिया 195 अगर कंट्रीज हैं दुनिया में, अगर ये सारी कंट्री में हम जा सकते हैं, एक्सेसिबल है हमारे लिए, और कहीं ना कहीं हमें जॉब मिल रही है या एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सो इट्स अ बिग डील फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये है ग्लोबलाइजेशन के कुछ एडवांटेज। इज मेनली ड्यू टू दी private sector, through the private sector, as it has the financial capability. There is a serious financial limitation on what services government can provide. प्राइवेट सेक्टर की वजह से, प्राइवेटाइजेशन की वजह से बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट जॉब्स में फाइनेंशियल लिमिटेशन होते हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट की वैकेंसीज कम होती हैं, एंड सो ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन हमारा जॉब सेक्टर वो बूम करते रहता है। अब जानते हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। देयर इज द फियर दैट द वेलफेयर एक्टिविटी दैट द स्टेट प्रोवाइड्स विद वुड कम टू एन एंड। स्टेट की जो वेलफेयर एक्टिविटीज, जो भी स्टेट हमारे अच्छाई के लिए करता है, जैसे कि लोन प्रोवाइड करना, या एजुकेशन फ्री करना, या जो फ्री में राशन देते हैं टू द बिलो बीपीएल पीपल, तो ये सारी कुछ स्टेट की वेलफेयर एक्टिविटीज होती है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं स्टेट की वेलफेयर एक्टिविटीज जो है वो खत्म ना हो जाए। देयर इज ऑल्सो अ फियर दैट द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन वुड क्रिपल लोकल बिजनेस। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गया, तो जो लोकल बिजनेसेस हैं उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट कहीं ज़्यादा हमसे एडवांस है। तो ये भी एक तरीके से नेगेटिविटी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कि ये सारे डर क्रिएट होते हैं। In the field of agriculture, the fear is that the small marginal farmer would not be able to compete with the big corporation. तो farmers के लिए भी ग्लोबलाइजेशन एक टफ कंपटीशन है। जो पुअर फार्मर्स हैं या जो छोटे फार्मर्स हैं जिनका कम मार्जिन है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट से या बड़े बड़े कॉरपोरेशन से compete करने में। तो बहुत ही टफ कंपटीशन है। तो कभी कभी ये कंपटीशन हेल्दी प्रूव होता है, बट समटाइम्स इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हमें देखने मिलते हैं। In reality, India's biggest problem is attitude and mindset. India has identified all foreign capital and trade with its history of imperialistic dependence. इंडिया एक डिपेंडेंट स्टेट था फॉर सो लॉन्ग ईयर्स। तो इंडिया की जो बड़ी प्रॉब्लम है वो उसका एटीट्यूड और माइंडसेट है। इंडिया ने सारे फॉरेन कैपिटल को आइडेंटिफाई किया है, और इंडिया का ट्रेड ऑलमोस्ट तब से रहा है जब से इंडिया डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंस मीन ऑटोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंस। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, जब वो उसको उसकी ऑटोनॉमी मिली, तो इंडिया ने लिबरलाइजेशन वाले कंसेप्ट को अपोज किया। द अपोजिशन टू लिबरलाइजेशन हैज रूट्स इन इट्स आइडियोलॉजी ऑफ एंटी इंपरलिज्म। इंपरलिस्ट डिपेंडेंस बिफोर इंडिपेंडेंस, तो इंडिया जो था वो एंटी इम्पेरियलिज्म था। लेकिन अब जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उसको उसकी ऑटोनॉमी मिली, तो इंडिया जो था वो लिबरलाइजेशन को अपोज कर रहा था। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो आइडियोलॉजी थी वो एंटी इम्पेरियलिज्म वाली थी, और अगर वो लिबरलाइजेशन को शुरू से सपोर्ट करता तो उसको यही डर था कि कहीं फिर से प्राइवेट सेक्टर टेक ओवर ना कर ले, पब्लिक सेक्टर कहीं नीचे ना आ जाए। तो इस सब फियर के वजह से, डाउट्स की वजह से लिबरलाइजेशन हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। लेकिन फिर बाद में जब ग्लोबलाइजेशन हुआ 1990s में, फिर जब हमारी इकोनॉमी बहुत सफ़र कर रही थी, तब जाके एलपीजी रिफॉर्म्स जो हैं, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर हमारी इकोनॉमी को एक ग्रेट एक्सेलरेट हुआ। The former ideological reasons, the latter because fear of losing the traditional protection that they have enjoyed in India. In the long run, it is for the Indian state to protect the core values and ensure the welfare net is maintained so the marginalized and unprivileged people do not suffer. This continue to be an important role of the state in the age of globalization.
अब ये इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी कोर वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट रखें, कितने भी हम ग्लोबलाइज क्यों ना हो जाएं, कितने भी हम वेल कनेक्टेड क्यों ना हो जाएं, हमारे कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने वैल्यूज़ को सही रखें, हमें इंश्योर करें कि जो मार्जिनलाइज्ड हैं या जो अंडर प्रिविलेज हैं वो लोग सफ़र ना करें, उनको उनकी वेलफेयर सर्विसेज मिलती रहें। और इसी से हमें पता चलता है कि स्टेट का क्या रोल है आज के ज़माने की ग्लोबलाइजेशन में। सो विद दिस स्टूडेंट हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम अपना एक्सरसाइज वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स हम उसके डिस्कस करेंगे, एंड विद दैट वी आर डन विद आवर चैप्टर 2। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून। Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are safe and healthy. So welcome to the video. We are going to discuss the objectives of our chapter number 2. So the question number 1A है हमारा choose the correct alternative and complete the following statement. So first question है हमारा the technologies of the information age are by their nature. It's transnational by their nature. यानी उनका कोई टेक्नोलॉजी किसी स्टेट या किसी कंट्री तक सीमित नहीं है, वो ट्रांसनेशनल है, वो दुनिया में कहीं भी हो सकती है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा In 1995, GATT was replaced by वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एग्रीमेंट था, ट्रेड के ऊपर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुआ और ये एग्रीमेंट डिसॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 1B है हमारा फाइंड द ऑड वर्ड्स इन द गिवन सेट। सो मोबाइल, सैटेलाइट, इंटरनेट, ये सारी एडवांस चीजें हैं। वेदर जो हमारा ग्रामोफोन है वो आउटडेटेड है, तो इसलिए ग्रामोफोन हमारा ऑड मैन आउट होता है। क्वेश्चन नंबर 1C है हमारा सजेस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट फॉर द गिवन स्टेटमेंट। सो जो इंटरनेशनल एजेंसी डीलिंग विद इंटरनेशनल ट्रेड, कौन सी ऐसी एजेंसी है जो ट्रेड से डील करती है, वो है हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है द कंपनीज डेट ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज, यानी ऐसी कंपनीज जो अलग अलग कंट्रीज में भी ऑपरेट होती हैं, वो है हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू स्टूडेंट्स। व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इसके लिए हमें कुछ रीजंस लिखने पड़ेंगे। तो रीजंस आर विजिबल ऑन योर स्क्रीन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू कैन रेफर टू द आंसर ऑफ योर ओन। सेकेंड हमारा स्टेटमेंट है ट्रू और फॉल्स का, नॉन स्टेट एक्टर्स हैव बिकेम इररिलेवेंट इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल, क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स इररिलेवेंट नहीं रिलेवेंट बन गए हैं इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो द स्टेटमेंट फॉर दिस फॉल्स स्टेटमेंट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। आई होप स्टूडेंट ये सारी ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हो। This we have wrap up our chapter number 2. So see you students in the videos of next chapter. Till then, take care.